ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को, कार्बोमैग्नीशियम यौगिकों को। जैसा मैंने बताया था कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड एजेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं और ये मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। मैग्नीशियम के कंपाउंड्स नेचुरल जो हमारा वर्ल्ड है, प्रकृति है, उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम के कार्बधातुक यौगिक हैं, ये बहुत महत्व के यौगिक हैं। प्लांट्स की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम का ही कार्बधातुक यौगिक है। तो जो क्लोरोफिल है उसमें जो है मैग्नीशियम है, वो मेटल के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो जो मैग्नीशियम है उसके इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एक क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस है या प्लांट्स में जो पत्तियों के अंदर हरा पदार्थ है क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम का जो कंपोनेंट है या मैग्नीशियम का एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रूप में। और इसकी प्रेजेंस में ही हम जानते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स हैं वो जो है सनलाइट में फोटोसिंथेसिस द्वारा है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बनिक संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मेशन विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहा जाता है। ये मिक्स्ड कार्बधातुक यौगिक हैं। मैंने बताया था इनके बारे में जब डिस्क्रिप्शन में कर रहा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हेलोजन भी है, मेटल भी है, एज वेल एज जो ऑर्गेनिक ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, वो भी प्रेजेंट होता है। मिश्र कार्बधातुक यौगिक होते हैं, कार्बनिक संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका, तो इनका जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। संश्लेषण है, हम इनके बारे में इनके संश्लेषण को पढ़ते हैं। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सर्वप्रथम 1900 में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाकर उसका अध्ययन किया था। तो 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है वो बनाया था और इसके बहुत अधिक संश्लेषणात्मक उपयोग के कारण ही विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो हम खुद समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने के लिए और ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX को बनाने के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला। यह यौगिक अति क्रियाशील और उपयोगी हैं, परंतु इन्हें अति कम स्थायी होने के कारण ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत उपयोगी हैं, और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण इनका जो स्थायित्व है वो बहुत कम होता है। इसी कारण इन्हें ठोस अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इन्हें विलयन अवस्था में ही बनाकर उसी में इन सिटू इनकी अपक्रियाएँ कराई जाती हैं। तो इनको जो है जो बनाते हैं हम, तो अभी हम आगे जाके देखेंगे इसकी सिंथेसिस को डिटेल में कि ईथर के ड्राई ईथर के विलयन में जो है इनको बनाया जाता है और वही विलयन रूप में ही इनको जो है क्रियाकारक के रूप में हम लोग काम में लेते हैं। क्योंकि ये क्रियाशील बहुत होते हैं तो इनमें से ईथर को निष्कासित कर पाना और फिर इन्हें ठोस अवस्था में प्राप्त कर पाना ये संभव नहीं होता है। तो इसलिए इनको ईथर के ही जो ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर है, उसी के विलयन में ही हम जो है क्रियाकारक के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अति क्रियाशील होते हैं तथा जल व अल्कोहल से क्रिया करते हैं। अतः इन्हें बनाने हेतु शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जल से, या इवन हम ये कहें कि वायुमंडल में वायु के अंदर जो नमी है उसमें जो जल उपस्थित है उसके साथ भी क्रिया कर लेते हैं। अर्थात बिल्कुल भी नमी के संपर्क में आने पर तुरंत उनके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं।
तथा अल्कोहल से भी क्रिया कर लेते हैं। अतः इन्हें बनाने हेतु शुष्क ईथर में, तो मैंने बताया है कि इसे ड्राई ईथर है, क्योंकि ईथर एक कंपैरेटिवली अनरिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव टाइप का कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी कम होती है। इसलिए मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में हम कराते हैं। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड हमने लिया है, कोई सा एल्किल हैलाइड ले लिया, RX + Mg ड्राई ईथर में RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने में एल्काइल समूहों की क्रियाशीलता का जो क्रम है। तो अब कौन से एल्किल ग्रुप हैं वो तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को हमने यहाँ पर देखा है। मिथाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा है, फिर इथाइल है, फिर प्रोपाइल है, और क्रमशः इस प्रकार से इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो मिथाइल मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है, उसको अगर हम बनाते हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन है, या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है तो मिथाइल आयोडाइड की क्रिया है वो हमें मैग्नीशियम मेटल के साथ में करानी पड़ेगी, और जो मिथाइल ग्रुप है उनकी रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। हैलोजन परमाणु की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, देन ब्रोमीन है, और फिर क्लोरीन है। तो इस प्रकार से आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन है, ये इनकी क्रियाशीलता है। इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में निम्न में से जो 4 या 5 एल्किल हैलाइड दे दिए उनकी घटती हुई क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, या हैलोजन्स को दे दिया कि कौन सा हैलोजन है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम आसानी से इसके द्वारा आंसर दे सकते हैं। यह अपक्रिया आयोडाइडों के साथ अर्थात RI के साथ तीव्रतम होती है। मैंने बताया है कि आयोडाइड में भी अगर मिथाइल आयोडाइड हम लेंगे तो वहाँ मिथाइल ग्रुप की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, तो RI के साथ में तीव्रतम होती है। अतः RCl व RBr से अपक्रिया आरंभ करने में यदि हम थोड़ी सी आयोडीन डाल दें, तो यहाँ पर आयोडीन है उत्प्रेरक के रूप में अगर हम डाल देते हैं, क्योंकि एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी कम है, तो अपक्रिया की क्रियाशीलता को या तीव्रता को बढ़ाने के लिए हम आयोडीन का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आयोडीन की RCl या RBr से क्रिया होने पर RI बन जाता है, जो तीव्रता से मैग्नीशियम की क्रिया द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेता है। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है और इसमें ऊर्जा है मुक्त होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तथा इससे अपक्रिया अनावृत। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो अपक्रिया है वो तीव्रता से फिर आगे की ओर होने लगती है। GR के ग्रिग्नार्ड एजेंट के बनने में समस्त अभिकर्मक शुष्क व शुद्ध होने चाहिए। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने की है, मैंने कहा था, क्योंकि बनने वाला जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण ये अगर हमने थोड़ा सा भी उसमें, जैसे ईथर हम प्रयोग कर रहे हैं विलायक के रूप में, और ईथर के अंदर थोड़ी सी अगर नमी है तो फिर वो जो है नमी का जो जल है वो बने हुए ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, तो हमें फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें उससे बनने वाला अन्य उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये ध्यान में देने वाली बात है कि ये समस्त अभिकर्मक हैं शुष्क व शुद्ध होने चाहिए, अन्यथा इच्छित उत्पाद के स्थान पर कुछ और उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो तो प्राप्त नहीं हुआ और उसकी जगह हम बनाना चाह रहे थे ग्रिग्नार्ड एजेंट और बन जाएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट से आगे बनने वाला प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे जो अभिकर्मक हैं, रिएजेंट हैं, वो बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल प्योर होने चाहिए। इसीलिए कई जगह एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है तो कि प्योरेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो फॉर्मेशन है वो शुद्धतम कार्बनिक अपक्रियाओं की श्रेणी में आती है। यहाँ पर बिल्कुल भी अशुद्धि है, किसी भी रूप में वो नहीं चलती है, इसलिए ये प्योरेस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन भी कहलाती है।
अब आगे हम देखते हैं ग्रेनाड अपकर्मक बनाने की GR बनाने की विधि है, ग्रेनाड एजेंट बनाने की विधि है। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने जगह जगह पूरा न लिख करके ग्रेनाड एजेंट को शॉर्ट में GR के रूप में लिखा हुआ है। ग्रेनाड एजेंट बनाने की विधि है। तो आगे इसका जो है चित्र दिया हुआ है, उसमें मैं जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चित्रानुसार उपकरण फिक्स कर धीरे धीरे अपक्रिया को नियंत्रित करते हुए उसमें बिंदुकारी कीप की सहायता से एल्किल हैलाइड का विलयन मिलाते हैं। प्रारंभ में अपक्रिया काफ़ी धीमी चलती है, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें ऊष्मा है वो निष्कासित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसलिए इस अपक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा है उसके प्रभाव से फिर अपक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। यदि अपक्रिया आरंभ में ही ना हो तो फ्लास्क में कुछ क्रिस्टल है वो आयोडीन के डाल देते हैं, और मैंने बताया है कि आयोडीन की क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से तो ये जो है एल्काइल आयोडाइड में, अगर हमें एल्काइल क्लोराइड लिया है हमने, जैसे मिथाइल क्लोराइड लिया है, उसमें आयोडीन अगर हमने डाल दिया है तो फिर आयोडीन यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और फिर वो आगे तेज़ी से चलने लगती है, क्योंकि ये यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब एल्काइल हैलाइड का सारा विलयन डल जाए तो इसे जल ऊष्मक पर रखकर थोड़ा इसको गर्म करते हैं। तो इसको वाटर बाथ पर रखकर हल्का हम गर्म कर देते हैं अपक्रिया, जिससे कि अपक्रिया पूर्ण हो जाए। एल्काइल हैलाइड अगर कुछ है वो अनरिएक्टिव बचा रहे तो वो भी यहाँ पर है वो रिएक्ट कर ले। अपक्रिया पूर्ण होने पर फ्लास्क में एक रंगीन व पारदर्शी द्रव है प्राप्त होता है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ईथरीय विलयन है। तो अपक्रिया जब ये कंप्लीट हो जाती है, जल ऊष्मक पर हम थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं, अपक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर हमारे लिए एक रंगहीन कलरलेस और ट्रांसपेरेंट द्रव है वो प्राप्त हो जाता है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ईथरीय विलयन होता है। यह विलयन इसी रूप में प्रयोग कर विभिन्न, मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होने के कारण इनको ठोस अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसको विलयन के रूप में ही, ईथरीय विलयन के रूप में ही हम इसको प्रयोग करते हैं, और इससे जो है अन्य अपक्रियाएँ हैं। अब ये इसमें जो फिगर है वो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर है, ये हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है, ये 3 वे राउंड बॉटम फ्लास्क है। 3 वे का मतलब है दो तरफ हम 2 ट्यूब्स लगा सकते हैं इसमें, और एक जगह इसको हम ऊपर वाले एंड पर है इसमें एक विलोडक भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर से हमने एक विलोडक इसमें फिक्स कर दिया जिससे कि ये विलयन को जो है स्टीयरिंग करता रहे या इसका विलोडन करता रहे। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर है हमने मिथाइल आयोडाइड लिया, एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और ड्राई ईथर का विलयन है वो हम इसमें से डालेंगे। ऊपर हमने कैल्शियम क्लोराइड की गार्ड ट्यूब लगाई हुई है ताकि बाहर की जो नमी है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस मिश्रण में प्रवेश नहीं कर पाए। तो नमी से प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड की ये कहलाती है, दिस इज़ नोन एज द गार्ड ट्यूब कहलाती है ये। और यहाँ से स्टॉपर की सहायता से धीरे धीरे हम मिथाइल जो है आयोडाइड का और ड्राई ईथर का विलयन है वो इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर ईथर हमने इसमें पहले से लिया हुआ है, ड्राई ईथर लिया हुआ है, और मैग्नीशियम की जो छीलन है, मैग्नीशियम टर्निंग्स हैं वो हमने यहाँ पर डाले हुए हैं और इसको हम स्टीयरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ है, अब चूँकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और ईथर है वो अत्यंत वाष्पशील द्रव है तो उसकी वाष्प उठेंगी, तो उन वाष्प को निष्कासित होने के लिए या उन वाष्प को पैसेज के लिए हमने यहाँ पर एक ये कंडेंसर को इसके अंदर है वो जोड़ रखा है जिसके एंड पर अगेन कैल्शियम क्लोराइड की गार्ड ट्यूब लगी हुई है ताकि बाहर की नमी इसके साथ प्रवेश नहीं करे। तो यहाँ पर है अब अगर हम इसमें कंडेंसर नहीं लगाएंगे, कंडेंसर हम जानते हैं इसके अंदर वाटर इनफ्लो होता रहता है और जो है नीचे से हम इसमें पानी को डालेंगे, ऊपर से पानी निष्कासित होता रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ईथर की जो गर्म वाष्प हैं वो ऊपर इस ट्यूब में से जाएंगी और पानी के संपर्क में, इसके चारों ओर पानी फ्लो होता रहता है तो ठंडे पानी के संपर्क में आकर ईथर ये पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर वापस यहाँ पर आ जाएगा, जिससे सॉल्वेंट का लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें प्राप्त करना है वो भी ईथरीय विलयन के रूप में ही प्राप्त करना है, तो ईथर का हमें लॉस भी नहीं करना है हाई टेम्परेचर की वजह से, और यहाँ पर हमारे लिए ईथरीय विलयन में
जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी असेंबली है जिसकी सहायता से हम आसानी से जो है अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम बना सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से विक्टर ग्रिग्नार्ड ने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन किया था। नाम है क्रियाविधि है। अब कैसे ये अपक्रिया संपन्न हो रही है? उक्त अपक्रिया है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी सपोज की जाती है। हम जानते हैं मैग्नीशियम मेटल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ किया और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इसको रिप्रेजेंटेटिव रूप में हम इस प्रकार से दिखाते हैं। CH3Cl लिया हमने, या CH3I जो भी हम लेंगे उसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम मेटल है। इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है वो बाइवेलेंट होने की वजह से या द्विसंयोजी होने के कारण है वो यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो है सेट हो जाता है या दोनों के बीच में फिक्स हो जाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये मैग्नीशियम मेटल है वो यहाँ पर आकर है CH3 और Cl के बीच में स्थापित हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु सतह पर मिथाइल क्लोराइड का अधिशोषण, इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल जो है दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा, CH3Cl का अधिशोषण हो जाता है। मैग्नीशियम धातु परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन तथा मैथिल समूह के बीच में स्थापित हो जाता है। तो Cl एटम तथा मैथिल समूह के बीच में स्थापित हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर आकर ये एस्टेब्लिश हो जाता है या फिक्स हो जाता है तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 1 स्टेप सिंगल रिएक्शन है जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो CH3 समूह है इसके ऊपर है, इसके कार्बन पर है, वो नेगेटिव चार्ज इम्पोज होगा मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम के पास में क्लोरीन है, इनमें तो क्लियर पॉजिटिव और क्लियर नेगेटिव हो जाएगा। चूँकि कार्बन है वो पूर्ण ऋणावेश को नहीं ग्रहण कर सकता है, इसलिए इस प्रकार की संरचना को हम दर्शाते हैं यहाँ पर कि जो मिथाइल समूह है उसका जो कार्बन है वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो ग्रहण करेगा।